जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मेटालर्जी की। जी हां दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम में मेटालर्जी से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे में मेटालर्जी का एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। और आज का ये वीडियो सेशन मेटालर्जी से पूछे जाने वाले सवाल के लिए मेरे मित्र इनफ है। आप कहेंगे गुरुजी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारी चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो नोट्स है, जो पीडीएफ बनेगा, वो आपको कहां मिल जाएगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको पिछले पीरियोडिक टेबल वाले वीडियो में बताया था कि 7 और 8 नवंबर अपने जो भी बैचेज हैं उन सभी में मेरे मित्र आप मात्र 199 में इनरोल हो सकते हैं। जो भी थ्योरी फाउंडेशन वाले बैच हैं, मतलब अगर आपको एएलपी टेक कॉम्बो चाहिए तो आप 199 में इनरोल हो सकते हैं, साइंस स्पेशल लाइव चाहिए तो 199 में इनरोल हो सकते हैं। यानी कि इच बैच को आपको जो भी मन है, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं उसको सर 199 में इनरोल हो सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच जो अपनी रुक्मिनी साइंस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 वाली थी, उसको आप मात्र 99 में इनरोल हो सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा, आज ऑफर का आपका लास्ट डेट है और अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो मेरे मित्र आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। बहरहाल हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? आप सभी कहेंगे धातु कर्म यानी कि मेटालर्जी की। याद रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटालर्जी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी इसको सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि अयस्कों से धातु का जो निष्कर्षण होता है वही क्या कहलाता है? मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म कहलाता है। लेकिन मेरे मित्र एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अयस्क से धातु के निष्कर्षण की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो धातु की प्राप्ति होती है वो कहां से होती है। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि धातु प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे अर्थ की भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो धातु प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जो आपको कहां मिलते हैं? सर समुद्री जल में मिलते हैं। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें या फिर हम बात करें किसकी? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड की। ये लवण आपको कहां मिलते हैं? आप सभी कहते हैं सर समुद्री जल में मिलते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम चाहें तो इस NaCl और MgCl2 से भी क्या कर सकते हैं? सोडियम और मैग्नीशियम को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमें धातु मिलता है, जो हमें धातु की प्राप्ति होती है वो कहां से? तो आप कहेंगे पृथ्वी की भूपर पट्टी या मेरे मित्र समुद्री जल से हमें क्या मिलती है? लवण मिलती है। उससे भी हम प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे मेटल निकाल सकते हैं, धातु निकाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि गुरुजी खनिज किसको बोलेंगे, मिनरल्स किसको बोलेंगे? कई छात्र यहां फंसते हुए नजर आते हैं। मेरे मित्र आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है और बड़े ही सरल शब्दों में आप सबों को ध्यान में रखना है क्या कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में मौजूद तत्व या यौगिक यानी कि वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के आंतरिक सतह में मौजूद हो और वो तत्व या यौगिक के रूप में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे गुरुजी मिनरल्स यानी कि खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? मिनरल्स यानी कि खनिज कहेंगे। तो सरल शब्दों में आप सबों को ध्यान में रखना है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में नेचुरल रूप से जो मौजूद तत्व या यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे खनिज। और मेरे मित्र किसी किसी खनिज में क्या होता है? तो कोई उपयोगी धातु बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो हम चाहें तो उस उपयोगी धातु को उससे निकाल सकते हैं। तो वैसे ही खनिज को क्या कहते हैं? अयस्क यानी कि ओर्स कहते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? आप सभी याद रखेंगे खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी वैसा कौन सा खनिज होगा जिसको हम लोग अयस्क कहेंगे या सीधे सीधे अयस्क किसको कहेंगे? तो मेरे भाई आप सभी क्या कह रहे हो कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में जो नेचुरल रूप से मौजूद एलिमेंट या कंपाउंड होगा वो हमारे लिए क्या है? आप सभी कहेंगे खनिज है, यानी कि मिनरल्स है। तो सवाल यहां पे ये है कि और क्या होंगे?
तो क्या कहिएगा कि किसी किसी खनिज में सर कोई उपयोगी धातु जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, तो हम उस उपयोगी धातु को उस खनिज से निकाल सकते हैं, तो वो उस उपयोगी धातु के लिए वो खनिज क्या हो गया, आप कहेंगे अयस्क। मतलब अयस्क क्या है, एक प्रकार का खनिज जिसमें क्या होता है, तो कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, या आप कह सकते हो उपस्थित होता है। तो सरल शब्दों में लिख लीजिए, एक प्रकार का खनिज, एक प्रकार का खनिज, एक प्रकार का खनिज जिसमें कोई विशेष धातु, जिसमें कोई विशेष धातु, कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में, विशेष धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आप सभी कहेंगे उपस्थित होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिसमें प्रचुर मात्रा में कोई विशिष्ट धातु मौजूद नहीं होगा वो अयस्क नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यह ध्यान में रखना होगा। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी इसका मतलब यह हुआ कि अयस्क जहां भी होगा यह खनिज का प्रकार होगा, बिल्कुल होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अयस्क होंगे वो सब खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज में जरूरी नहीं है कि उपयोगी जो धातु है या तत्व है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। क्या हो सकता है सर, कम भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, आप सभी नोट कर लेना इस चीज को, हम सभी कहेंगे क्या कहेंगे कि सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो क्या आपका ये 2 पॉइंट मेरे मित्र क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये बता दो कि धातुओं की प्राप्ति कहां से होती है, तो आप कहेंगे इसके अगर मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का भूपर पट्टी होगा। और मेरे मित्र जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है उससे आपको मूल रूप से धातु मिलते हैं, साथ में आप धातु को समुद्री जल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद तत्व या यौगिक होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी खनिज कहलाएंगे। तो हो सकता है कि कोई खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपलब्ध हो या फिर नहीं हो, तो जिसमें उपलब्ध होगा आप कहेंगे वो अयस्क कहलाएगा। और इसीलिए सभी अयस्क आप कहिएगा खनिज होता है, लेकिन आपका सभी खनिज आप क्या कहेंगे, अयस्क नहीं होता है। सवाल यह है कि गुरुजी इस अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि धातु भूपर पट्टी में किस अवस्था में होती है। कि हम लोग का टॉपिक ही है मेटालर्जी यानी कि धातु कर्म, तो किसी भी अयस्क से धातु को हम निकालेंगे तो हमारे मन में यह सवाल तो आएगा कि जिस धातु के अयस्क से हम उसको निकालने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल इस भूपर पट्टी में मौजूद होता है, जो मेटल इस भूपर पट्टी में मौजूद होता है सर वो किस अवस्था में, तो आप सभी ध्यान में रखना, या तो स्वतंत्र अवस्था में, या तो स्वतंत्र अवस्था में यानी कि फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में, या संयुक्त अवस्था में, या संयुक्त अवस्था में। यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या ध्यान में रखने होंगे कि सर अगर पृथ्वी पर धातु मिलेगा या हमें कहीं भी धातु मिलेगा तो संभव है कि सर वो जो मिलेगा वो या तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा या संयुक्त अवस्था में मिलेगा। तो सवाल यह है कि गुरुजी स्वतंत्र अवस्था में और संयुक्त अवस्था का क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र का मतलब हुआ फ्री स्टेट और संयुक्त अवस्था का मतलब हुआ किसी यौगिक के साथ। सर ऐसा क्यों होता है? तो आप सभी को मैंने रिएक्टिविटी सीरीज कई बार बताया है। क्या कहते हैं गुरुजी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद करते हैं। आप सबों को मालूम है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के तत्व होते हैं यानी कि जो टॉप शीर्ष के तत्व होते हैं वो उच्च अभिक्रियाशील होते हैं, और मेरे मित्र जो नीचे के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, आप कहते हैं निम्न अभिक्रियाशील होते हैं, और बीच वाले तत्व मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं। तो आपको जो ये सवाल मन में आ रहा है कि आखिर धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी में किस अवस्था में मौजूद होगा, किसे हम संयुक्त अवस्था और किसे हम स्वतंत्र अवस्था के रूप में कैटेगराइज करेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर कोई आपके आसपास में वैसा लोग है जो सर मतलब थोड़ा सा दिमाग से कम काम कर रहा है, तो आप सभी क्या कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव माना जाता है, वो कहीं भी किसी से भी क्या कर सकता है। आप कहेंगे गुरुजी एकदम
मारचीर कर सकता है, फारफूर कर सकता है। लेकिन मेरे मित्र जो लो है उसके लिए कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं होती है, कोई बाउंडेशन की जरूरत नहीं होती। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो शीर्ष के तत्व होते हैं, यानी कि जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जैसे तत्व होते हैं, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं। और उच्च अभिक्रियाशील धातु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हमने आपको बताया कि धातु या तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगी या संयुक्त अवस्था में, तो आप सभी यहां पे स्पेशल हिंट देकर के याद रखेंगे क्या कि सर उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु आप सभी क्या कहेंगे सर जी, ये स्वतंत्र अवस्था में, उच्च अभिक्रियाशील धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अगर ये फ्री स्टेट में होगा तो ये वायुमंडल में जो मौजूद गैस हैं उनके साथ अभिक्रिया कर लेगा। ये कोई और आसपास में पदार्थ होगा तो उसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा। इसीलिए सर ये प्रकृति में कैसे मौजूद होते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? आप सभी कहेंगे संयुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं। किस अवस्था में मौजूद होते हैं? संयुक्त अवस्था में, यानी कि आप कह सकते हो कंबाइन स्टेट में मौजूद होते हैं। मेरे मित्र याद रखना कि उच्च अभिक्रियाशील हो गई तो आपका बीच में मध्यम अभिक्रियाशील धातु भी आता है। तो याद रखिएगा कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होंगे, जो मेरे मित्र मध्यम अभिक्रियाशील धातु होंगे, मध्यम अभिक्रियाशील धातु होंगे, इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? मध्यम होगी। क्या होगी? मध्यम होगी। और मेरे मित्र ये जो मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? तो आप सभी ध्यान में रखना सर, ये सल्फाइड, ये आपका सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड एवं 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 या लिख सकते हो सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलता है। कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलता है, कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलता है। यह ध्यान में रखना होगा। और मेरे भाई आप क्या ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी उच्च अभिक्रियाशील में हमारा जो तत्व आ जाएगा वो सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। उसके बाद यहां पे उच्च अभिक्रियाशील का अगर सही सीरीज नहीं लिखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आप ही ने यहां पे उल्टा पुल्टा लिख दिया। ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, कैटरीना ने कार मांगी तो उच्च अभिक्रियाशील में सबसे ऊपर पोटेशियम आएगा सर, उसके बाद सोडियम आएगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। तो मेरे मित्र अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे धातु निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाए जाते हैं? आप कहेंगे संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगी वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होगा, या ऑक्साइड अयस्क के रूप में, या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, चिला जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि निम्न अभिक्रियाशील धातु ऐसे होगी जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट ही नहीं करेगी। कोई कितना हुरकुच देगा, अभिक्रिया करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत शांति प्रिय होंगे, उनको शांति चाहिए होगा, तो आप उसको कितना भी टॉर्चर कर लो वो अपने मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे। और मेरे मित्र हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो केमिस्ट्री के राजा कहलाते हैं। मतलब एज यू मीन आप ये कह सकते हो कि सर मतलब सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? सब किसी अन्य के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, और खरीदने जाओ तो पूरा लगेगा एकदम इतना महंगा है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे के तत्व हैं, जैसे कि आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर कोई अभिक्रिया करने वाला कंडीशन मौजूद भी है तो बहुत धीरे धीरे करेगा। तो मेरे मित्र ऐसे जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातु आप कहेंगे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। किस अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि निम्न अभिक्रियाशील धातु में कौन आ जाएंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एजी आ जाएगा, एयू आ जाएगा, और आप कहेंगे पीटी आ जाएगा, फिर सर सीयू आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहां ध्यान में रखिएगा कि ये तो स्वतंत्र अवस्था में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मेरे मित्र ये जो कॉपर है और जो आपका सिल्वर है ये सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिलते हैं।
तो यहां पे स्पेशल हिंट करके लिख लेना, चला नोट करके लिख लेना। हम इसलिए लिख रहे हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके काम का चीज है। क्या याद रखेंगे कि एजी एवं मतलब बोले तो सिल्वर एवं कॉपर, सिल्वर एवं कॉपर अपने अपने सल्फाइड या ऑक्साइड, सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में भी मिलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। सर ये आपका स्वतंत्र अवस्था में भी मिल सकता है और अपने सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी मिल सकता है। तो मेरे मित्र जो धातु भूपर पट्टी में मिलेंगे तो संभव है कि वो 3 प्रकार के ही होंगे, या तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, या बहुत लो रिएक्टिव होगा, या फिर सर मीडियम रिएक्टिव होगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो बांध के रखना होगा, सर ये संयुक्त अवस्था में मिलेगा। और मेरे मित्र जो लोएस्ट रिएक्टिव है होगा खुला छोड़ देंगे, क्या कहिएगा कि गुरुजी ये स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा। और जो मध्यम अभिक्रियाशील है आप सभी कहेंगे सल्फाइड ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेगा। अब मेरे मित्र बारी किसकी है कि गुरुजी ये धातु के जो मतलब अकरेंस थे वो तो हम समझ गए। अब अगर हमें कह देगा कि चलो इससे मेटलर्जी की प्रक्रिया कैसे होगी, कोई फलाना धातु का अयस्क दे दिया और उसे निकालेंगे कैसे, तो याद रखिएगा कि धातु कर्म के अपने कुछ स्टेप होते हैं, उपक्रम होते हैं, और मेरे मित्र वो केवल और केवल 4 हैं। कौन कौन सा, तो ध्यान में रखेंगे। पहला है अयस्क का सांद्रण, पहला क्या है, अयस्क का सांद्रण। मेरे मित्र सिंपल शब्दों में समझिएगा, अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या हुआ, अयस्क से अशुद्धि दूर करना, अयस्क से अशुद्धि दूर करना, अयस्क से अशुद्धि दूर करना। अब अयस्क से अशुद्धि दूर करेंगे तो सर कई तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अयस्क है वो एक रासायनिक पदार्थ है, तो संभव है कि उसके साथ जो अन्य पदार्थ मिले होंगे उसके भी कुछ ना कुछ रासायनिक गुण होंगे। तो आप कहेंगे गुरुजी ये कई तरीके से किया जाएगा, डिपेंड करेगा भौतिक और रासायनिक गुण पर। और मेरे मित्र इसी आधार पर अयस्क से उसके अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए हम लोग कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं, और वो प्रक्रिया में से पहला हाथ से चुनकर होता है। अगर सिंपल अशुद्धि है हाथ से चुनकर निकाल दिए। सर गुरुत्व पृथक्करण से होने वाला है तो गुरुत्व पृथक्करण विधि उपयोग करते हैं। अगर इससे भी नहीं होगा तो सर फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गलनिक पृथक्करण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, या मेरे मित्र निच्छालन, जब अयस्क और उसके अशुद्धि का रासायनिक गुण अलग अलग होता है तब वहां पे सर उसको उसके अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए लीचिंग यानी कि निच्छालन की प्रक्रिया का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फेन प्लवन धातु कर्म में किस प्रकार की विधि है, आप कहेंगे अयस्कों के सांद्रण की विधि है। अयस्कों के सांद्रण में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे गुरुजी इस 5 में से कोई भी एक रहेगा, ठोक देंगे। अब चला ध्यान देना कि जब भी हमें अयस्क से धातु को निकालना होगा तो पहले उसके अशुद्धि को बाहर निकालेंगे, फिर मेरे मित्र जो हमारा सांद्रित अयस्क है मतलब अशुद्धि जिससे बाहर निकला हुआ अयस्क है उसको हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित। पहले कोई अयस्क मिला तो सर क्या किए, उसमें जो अशुद्धि था उसको बाहर निकाल दिए। अब जो हमारा मतलब शुद्ध अयस्क मिला उसको क्या करेंगे, सर ऑक्साइड में बदलने की कोशिश करेंगे। अब ये ऑक्साइड 2 तरीके से बदलाएगा ऑक्साइड में, पहला कैल्सिनेशन और दूसरा सर रोस्टिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन और भर्जन कहते हैं। डिस्कस करेंगे लेकिन बस अभी कंसेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे कि जो हम पहला करेंगे वो क्या है, अयस्क से अशुद्धि का निष्कासन, और दूसरे में सर सांद्रित अयस्क से हम धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। तो सांद्रित अयस्क से धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए 2 प्रक्रिया है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, निस्तापन और भर्जन। ध्यान देंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, सर धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। जब धातु का अयस्क जो है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा तो सर उस ऑक्साइड से हम क्या करेंगे, धातु को निकालेंगे, और फिर उस धातु का क्या होगा, सर शुद्धिकरण यानी कि शोधन, और फिर मेरे मित्र जो धातु है वो हमारे सामने काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, उपयोग करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो
तो धातु कर्म के उपकर्म में पहला स्टेप अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू, और फिर ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण और फिर धातु का शोधन। आप कहेंगे गुरुजी ये तो तरीका बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उच्च अभिक्रियाशील धातु और मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कैसे कैसे उसके अयस्क से अलग किया जाता है। आएंगे मेरे मित्र, आएंगे। ध्यान देना कि आप जब इसको समझ लेते हो तो यहां पे सर दो टर्म कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को बड़े ही सरल तरीके से समझ लेना, बहुत ज्यादा इसमें हाईफाई कंसेप्ट नहीं है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है निस्तापन, और मेरे मित्र अयस्क को जब हम लोग उच्च ताप पर, अयस्क को क्या करते हैं उच्च ताप पर, बस एक चीज याद रखिएगा कि वायु की अनुपस्थिति में अगर तीव्रता से उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं तो मेरे मित्र जो आपका अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं गुरुजी, एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम में तो हमरा ढढ़ न लिखना पड़ेगा, परिभाषा तो ना कहेगा लिखने, हमको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो जहां भी कैल्सिनेशन होगा, जहां भी कैल्सिनेशन होगा, क्या याद रखेंगे कि सर जी कैल्सिनेशन के केस में, कैल्सिनेशन के केस में क्या किया जाएगा, तो आप सभी कहेंगे अयस्क को क्या किया जाएगा, आप सभी कहेंगे वायु के अनुपस्थिति में, बोले तो वायु के अब्सेंस में तीव्रता से गर्म कर, तीव्रता से गर्म कर ऑक्साइड में बदला जाएगा, ऑक्साइड में बदला जाएगा, ऑक्साइड में बदला जाएगा। बताओ अब क्या इसमें कोई दिक्कत होगा? जहां पे भी निस्तापन, क्या कहिएगा कि जो सांद्रित अयस्क होगा उसके सर उसको वायु के अब्सेंस में, मतलब वायु नहीं होना चाहिए, उसके अब्सेंस में तीव्रता से गर्म करेंगे तो हमें उसका ऑक्साइड मिलेगा। और क्या करेंगे इस ऑक्साइड का? आप कहेंगे गुरुजी उससे धातु निकालेंगे और उसका शोधन करेंगे। सर रोस्टिंग में बस अंतर क्या है? रोस्टिंग में अंतर यह है कि ये सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोगी होता है, जबकि मेरे मित्र कैल्सिनेशन किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा कार्बोनेट अयस्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस करते हैं। कार्बोनेट अयस्क के लिए क्या करते हैं? कैल्सिनेशन की प्रोसेस, जबकि भर्जन के, सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क में सर क्या करते हैं, वायु की पर्याप्त मात्रा में, तो इसमें वायु की मात्रा यानी कि वायु अवेलेबल होती है और तीव्रता से गर्म करते हैं तो सर धातु का ऑक्साइड मिल जाता है, और फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे धातु निकाल सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तो बस एक तरीका था धातु के ऑक्साइड, धातु के जो अयस्क हैं उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करने का। असल में उच्च अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील कैसे अलग अलग होगा? तो बस मेरे मित्र अब आप इस कगार पे पहुंच गए हैं कि इस डायग्राम के माध्यम से आप पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आपने देख लिया अब तक के सेशन में कि जो धातु है उसको हम उसके अयस्क से निकालेंगे। अब अयस्क से निकालेंगे तो पहले क्या करना होगा? आप कहेंगे गुरुजी अयस्क का सांद्रण करना होगा। क्या करना होगा? अयस्क का सांद्रण। कई तरीका है। अब सांद्रित अयस्क जो होगा उसको हमें यह देखना होगा कि वो उच्च अभिक्रियाशील है यानी कि हाईली रिएक्टिव है, या फिर मध्यम रिएक्टिव है, या फिर क्या है सर? आप कहेंगे निम्न अभिक्रियाशील है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देंगे कि अगर हमारा सांद्रित अयस्क हमें मिल जाता है और जो हमारा अयस्क है वो वैसे धातु का अयस्क है जो अति क्रियाशील है, मतलब क्या कि हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल के अयस्क होंगे सर और होंगे उसको सीधे क्या करेंगे, तो आप सभी याद रखेंगे वैद्युत अपघटन कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगी? शुद्ध धातु मिल जाएगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि पिघले हुए अयस्क ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन से आपको क्या मिल जाएगा? तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जो शुद्ध धातु है वो मिल जाएगा। मतलब अगर हमारा उच्च अभिक्रियाशील धातु का अयस्क है तो उससे धातु को निकालने के लिए क्या करेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उस अयस्क के पिघले हुए स्टेट से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे शुद्ध धातु मिल जाएगा। अब सवाल किसकी रही? सर मध्यम अभिक्रियाशील। इसको यहां पे मंद अभिक्रियाशील लिखा गया है तो मध्यम अभिक्रियाशील समझिएगा। मध्यम अभिक्रियाशील के जो धातु होंगे आपने अभी जस्ट देखा है कि ये या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु अगर आपको कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल रहे हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तन हेतु पहले इसका क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी निस्तापन। क्या होगा? निस्तापन।
और मेरे मित्र निस्तापन से क्या मिलेगा? आप कहेंगे धातु का ऑक्साइड। और अगर अयस्क हमारा सल्फाइड अयस्क का है तो उसका क्या होगा? रोस्टिंग यानी कि भर्जन, और इससे भी हमें क्या मिलेगा? आप कहेंगे गुरुजी धातु का ऑक्साइड मिलेगा। और मेरे मित्र इस धातु के ऑक्साइड का कार्बन या एल्युमिनियम द्वारा हम लोग क्या करेंगे? अवकरण यानी कि सर रिडक्शन करेंगे तो हमें जाकर के अशुद्ध धातु मिलेगी, और इसको हम लोग क्या करेंगे? शोधन करेंगे यानी कि इसको साफ करेंगे तो हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। मेरे मित्र हमारे समझाने का मतलब यह है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु किस अवस्था में मिलेंगे? सर या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। कार्बोनेट है तो सर सी से कार्बोनेट, सी से कैल्शियम, कार्बोनेट अयस्क का क्या करेंगे? निस्तापन। क्या मिलेगा? धातु का ऑक्साइड। सल्फाइड अयस्क का भर्जन, धातु का ऑक्साइड। अब जब मिल गया तो आप क्या कहिएगा? कार्बन या एल्युमिनियम द्वारा रिडक्शन कर देंगे। तो सवाल पूछा जाता है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का इस्तेमाल रिडक्शन के रूप में किया जाता है, या किस तत्व का प्रयोग करके रिडक्शन किया जाता है? तो आप कहेंगे कार्बन या एल्युमिनियम का प्रयोग करके रिडक्शन किया जाता है। अब सवाल क्या है कि गुरुजी कम क्रियाशील धातु क्या होगा? तो कम क्रियाशील धातु हमारा सांद्रित अयस्क होना चाहिए यानी कि साफ अयस्क। उसका हम लोग क्या करेंगे? आप कहेंगे गुरुजी जो कम अभिक्रियाशील धातु होंगे उसके बारे में आपने बताया कि ये सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में मिलेगा। तो अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल रहा है तो हम उसका क्या करेंगे? भर्जन यानी कि सर रोस्टिंग करेंगे। और क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी भर्जन करने से धातु के ऑक्साइड मिलेंगे, और मेरे मित्र उससे हम अशुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, फिर शोधन करेंगे यानी कि शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो मेरे मित्र जब भी अयस्क से धातु के निष्कर्षण की बात की जाएगी तो आपके माइंड में इतना कंसेप्ट होना चाहिए। और इसीलिए मेरे मित्र मैंने इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखा ताकि हम जिस तरह से समझे हैं चीजों को, और जो हम क्या चाह रहे थे आपको समझाना, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर सके। अब मेरे मित्र अगर आप इस तरीके से पीडीएफ को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं तो क्या बताओ आपको ये याद नहीं रहेगी? आपको ये याद नहीं रहेगी पूरी चीजें? एक एक चीज मैंने आपको लिखाया है और सारी चीजें मैंने आपको समझाया है। और ध्यान में रखिएगा कि ये पूरा पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे द लॉजिकल साइंस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे मित्र इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के सर पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगर आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से संबंधित इतना सा कंसेप्ट मालूम है तो आपके रेलवे एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे इससे संबंधित आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।